आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मात्र 2 घंटे में पूरी पीटी की प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी खत्म करवाई जाएगी। पीटी यानी यूपी उत्तर प्रदेश में जितने भी ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस सेशन में पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। यदि आप दो घंटा नहीं, 2 घंटे में 10-15 मिनट कम में ही ये चीज़ कंप्लीट कराने का प्रयास किया जाएगा। तो आप पूरा वीडियो देख लेते तो आपकी ज्योग्राफी की समस्या खत्म। ज्योग्राफी क्या, चैप्टर वाइज मैं सब करवाऊंगा। मैं आपको सिलेबस दिखा दूँ तो सिलेबस के अनुसार मैंने पूरा कवर किया है, और क्या आगे आने वाला सबको मैं दिखा देता हूँ। वंदे मातरम प्यारे साथियों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पीटी यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के लिए मैं सिलेबस वाइज आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। हिस्ट्री की पूरी कंप्लीट वीडियो पहले ही अपलोड है, और हिस्ट्री में मैंने थोड़ा सा भी रोक के रखा है। राष्ट्रीय आंदोलन में करवाने वाला हूँ जल्द ही, लेकिन आज मैंने सोचा एक दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करने वाला, तो आज मैं पूरा भूगोल खत्म करने वाला हूँ। तो इसके लिए प्यारे साथियों पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए। यदि आपने क्लिक किया तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको इसका बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलते हैं आज की श्रृंखला को आगाज करते हैं। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आपका परीक्षा का और आसान बनाने के लिए चलते हैं एक सब्जेक्ट को आपके सामने खात्मा करने। तो पहला ही आपको दिख रहा है नदियों, नदी घाटियों के बारे में क्वेश्चन दिख रहा है। अभी मैं इसको जूम करूंगा, परेशान न होना। पहला है, देखिए थोड़ा इसको एडजस्ट कर लें। क्वेश्चन है, पहले भारत एवं विश्व की भौतिक भूगोल के बारे में बात होने जा रही है प्यारे साथियों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको बहुत बेहतरीन फायदा इस वीडियो का मिलने वाला है। देखिए सिंधु नदी घाटी का उद्गम स्थल कहाँ पर, तो आप बताओगे कैलाश पर्वत श्रृंखला में है। लेकिन यदि कहा जाए प्यारे साथियों इसका एग्जैक्ट उद्गम स्थल क्या है, तो आप बताओ तिब्बत के सिनकाबाब जगह से निकलती है। और नेक्स्ट है कि वह नदी जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को पार करती है, तो बताओ सतलज। लेकिन सतलज कहाँ से निकलती है, आप बताओ तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशन गंगा नदी कहाँ से किसकी सहायक नदी, तो आप बताओगे झेलम की सहायक नदी है। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं, तो भारत में किसका उद्गम, आप बताओगे सतलज का उद्गम स्थल कहाँ नहीं, तो बताओगे भारत में नहीं है। ब्यास एवं सतलज नदियों के किसके मध्य फैला है, तो आप बताओगे नदी के ब्यास तथा इस दोआब को क्या कहते हैं, विष्ट दोआब। ब्यास तथा सतलज नदियों के दोआब को क्या कहते हैं, तो आप बताओ विष्ट दोआब कहा जाता है। चलते हैं, वह नदी जिनके स्रोत लगभग एक ही हैं, तो आप बताओ कि ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी के स्रोत, मतलब जहां दोनों एक जगह से ही निकलती कह सकते हो। गंगा नदी किसकी सहायक नदी कौन सी, तो सोन क्या है, गंगा नदी की सहायक नदी। एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसी टाइप से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है, तो बताओगे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में कह सकते हो, बांग्लादेश में भी इसको पद्मा ही कहा जाता है। वह स्थान जहाँ भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ मिलती हैं, तो क्या कहते हैं, देवप्रयाग। और यहीं से गंगा कहलाती है। भागीरथी अलकनंदा जहाँ पर मिलती हैं वहीं से ये क्या कहलाती है, देवप्रयाग से ही गंगा कहलाती है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, तो बताओ अध्यारोपित नदी का उदाहरण क्या बताओगे, चंबल है। क्योंकि अध्यारोपित नदी का क्या मतलब होता है, अध्यारोपित नदी का मतलब ये होता है बच्चों कि क्या होता है कि गहरे अपर्दन द्वारा ऊपरी आवरण शैल को यानी कि पत्थरों को काटकर निचले शैल या निचले आवरण तक पहुंच जाना ही क्या कहलाता है, तो अध्यारोपण कहलाता है। और जो अध्यारोपण करती है वही नदी अध्यारोपित नदी कहलाती है। एक बार मैं सरल भाषा में बताऊं, कोई नदी पहाड़ से निकलती है और उस पहाड़ के ऊपरे वाले पार्ट को काटते हुए और निचले वाले उसके पाद तक पहुंच जाती है, तो वही क्या कहलाती है, अध्यारोपित नदी कहलाती है, जो पहाड़ों से निकलती हैं। लेकिन पहाड़ के बाहर से नहीं, जैसे सतलज नदी पहाड़ जब नहीं था उसके पहले ही नदी बह रही थी, तो वो नदी नहीं, जो पहाड़ से ही निकले वो पहाड़ों को ही काट के उसके निचले पाद तक आ जाए, उसे बोलते हैं अध्यारोपित नदी। तो इसका अंतर आप समझ गए। बेतवा नदी मिलती है किससे, तो बेतवा किसकी सहायक नदी, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो बताओ अलकनंदा जो है, आप बताओगे अलकनंदा पर ही बद्रीनाथ स्थित है। भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, तो बताओ भ्रंश घाटी क्या है, जमीन धंस जाए और उसमें से कोई नदी गुजरे तो उसे बोलते हैं भ्रंश घाटी। और अच्छा, जब जमीन धंसेगा तो बीच बीच से ऊपर से लगेगा दीवार खड़ी हो जाएगी,
तो इसी को भ्रंश घाटी कहा जाता है। भ्रंश घाटी मतलब जहाँ जमीन धंसी रहे और उसके बीच से नदी गुजरे तो भ्रंश घाटी कहा जाता है। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, तो बताओ कोसी नदी यह अपने मार्ग के परिवर्तन के लिए कुख्यात है। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित, तो बताओ राप्ती नदी के तट पर क्या है, तो बताओगे गोरखपुर स्थित है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान कौन सा है, तो बताओगे गोमती। गोमती का आप बताओगे कहाँ से निकलती, पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है। ये आपको याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यदि यूपी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो ये आपको याद होना जरूरी है। गंगा की सहायक नदी जिसके पास उत्तरी धारा है, तो सोन क्या होती है, सोन निकलती तो दक्षिण की तरफ है लेकिन आती किधर से है, तो आप बताओगे उत्तर की तरफ आती है। किससे मिलती है, तो आप बताओ गंगा से मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी, सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी आप बताओगे तो क्या बताओगे गोदावरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय। बहुत ध्यानपूर्वक प्यारे साथियों इसको वीडियो देखना है, आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो साबित होने वाला है। यदि आपने वीडियो क्लिक किया तो पूरा वीडियो जरूर देख के जाएं प्यारे साथियों। अब नेक्स्ट है, भारतीय नदी के जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, किसकी जल ग्रहण क्षेत्र सब, तो गोदावरी की, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे है। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना था, उत्तर भारत की हो जाएगा तो आप बताओ ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। वह नदी जिस पर चित्रकूट जलप्रपात है, तो इंदिरा नदी को जो है चित्रकूट जलप्रपात इसी पे स्थित है। चलते हैं, कुमायूं हिमालय नदियों के बीच स्थित है, तो सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय, तो कुमायूं हिमालय स्थित है। नेक्स्ट, भारत की वह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो बताओ माही नदी क्या करती है प्यारे साथियों, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब हम तीनों नदियों देख ले, कर्क मकर और, तो अब एक हमारे साथ देखिए बनाइए। अब देखिए बीच में कौन सी भूमध्य रेखा और ऊपर क्या है, तो आप बताओगे कर्क रेखा, और नीचे क्या है तो मकर रेखा। अच्छा, कर्क रेखा को कौन सी नदी, तो बताओ माही, और मकर को कौन सा, तो ये नीचे वाला मकर है। मकर को कौन, तो लिम्पोपो। अब इसको कौन सी काटती है, तो आप बताओगे इसे काटती है कांगो नदी, कांगो। तीनों का अब देखिए, अच्छा यहाँ मकर में का होता है, जबकि कांगो में, यहाँ लिम्पोपो में कहीं का नहीं। देखो माही तो सबको याद होता है कि भारत में है, माही जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लेकिन कांगो लिम्पोपो में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मकर में तो का है, लेकिन मकर में तो का है, लेकिन यहाँ पर देखिए लिम्पोपो में कहीं का नहीं है, जिसमें का नहीं इसका। अब देखो भूमध्य रेखा में कहीं का है, भूमध्य रेखा कौन सी काटे, तो कांगो काटती है। तो देखिए भूमध्य में कहीं का नहीं, तो इसके साथ कांगो में का है, जबकि मकर में का है तो इसके नदी में का कहीं नहीं, तो इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। देखिए कर्क रेखा को माही नदी, भूमध्य रेखा को कांगो नदी और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, तीनों को आपको याद कर लेना है प्यारे साथियों बहुत आसानी से। नेक्स्ट है, वह नदी जिसकी ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले मार्ग में खारा जल का प्रवाह होता है, तो बताओ लोनी नदी क्या है, लूनी नदी क्या है, खारा जल प्रवाह। ये कहाँ, गुजरात में जाके खत्म, कच्छ के रण में जो है इसकी खात्मा हो जाती है, देखते देखते ही गायब हो जाती है। अपने भ्रंश घाटी के प्रवाह प्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी भी जो है, वैसे चंबल नदी, तो आप चंबल नदी भी जो है भ्रंश घाटी पर नहीं, चंबल नदी दामोदर है। चंबल नदी खड्ड बनाती है, महाखड्ड बनाने वाली नदी कौन सी है, तो बताओगे चंबल नदी है। चंबल के डाकुओं के बारे में आपने सुना होगा। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है कौन सी, तो बैगई जो है मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। चलते हैं, अब मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, तो आप बताओगे ये तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु में है ये। चलते हैं, वह पश्चिमी वाहिनी नदी जो 2 पर्वतों श्रेणी के बीच बहती, तो नर्मदा जो है ये 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती। दोनों पर्वत श्रेणियों को अभी हम बताएंगे, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सी है। सतपुड़ा एक मैं बता रहा हूँ, सेकंड का आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है। रिफ्ट घाटी, रिफ्ट मतलब ही होता है क्या प्यारे साथियों, तो भ्रंश घाटी, यानी भ्रंश में जहाँ धंसा हो। बहने वाली नदी कौन सी, तो नर्मदा नदी क्या है, तो बताओगे रिफ्ट घाटी से बहती है। रिफ्ट घाटी से कौन बहती है, तो बताओ नर्मदा ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, नर्मदा ताप्ती नदी के बीच स्थित तो सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी श्रेणी स्थित है, तो आप बताओ, अभी बात हुई थी। देखिए श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी के बीच कौन स्थित है, तो बताओगे नर्मदा और ताप्ती। अभी बात हो भी चुकी, तो मैंने बता भी दिया था। वह भारतीय नदी जो एस्चुरी बनाती है, तो बताओ ताप्ती। अच्छा एस्चुरी क्या होता है, जो डेल्टा नहीं बनाते। डेल्टा आप जानते हो कि किस प्रकार की बी आकार की होती है, जबकि एस्चुरी होता है डायरेक्ट पानी समुद्र में गिरे और समुद्र के अंदर थोड़ा सा गड्ढा हो जाए, इसी को बोलते हैं एस्चुरी।
यानी कि इनका ढाल जो एकदम खड़ा ढाल होता है, जैसे छत से जो बम्मा होता है पानी गिरता है तो वो एस्चुरी समझ लो नीचे गड्ढा कर देता है। तो ये छत से आपने पानी गिरता होगा, बरसात में देखा होगा, तो वो एक प्रकार का एस्चुरी मान लीजिए। और कहीं आप वैसे पानी देखते हैं कि जहाँ ढलान टाइप बरहा आपने देखा हो जो गाँव से होंगे, तो वो एक प्रकार का जहाँ देखते हैं थोड़ा सा हल्का ऊंचा होता है वहाँ मिट्टी ऊंच हो जाता है, उसके बगल से पानी गिर जाता है, ऊंचा हो जाता है, उसे बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा जहाँ बी की आकृति मिट्टी या कुछ भी जमा हो जाए, बी की आकृति बन जाए, उसी को बोलते हैं डेल्टा। चलते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी, तो बताओगे अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी प्यारे साथियों, तो बताओ ताप्ती नदी क्या है, अरब सागर में गिरती है। अमरकंटक से उद्गमित वाली नदी कौन सी, नर्मदा कहाँ से निकलती, नर्मदा आप बताओगे अमरकंटक से निकलती है। तो सोन, नर्मदा और महानदी तीनों कहाँ से निकलती हैं, तो कैसे याद करोगे, बहुत आसान है, सोनम याद कर लो। सोनम आपने जब नोटबंदी हुआ था सोनम सोनम बेवफा हुई सुना था, लेकिन सोनम अमर हो गई सुना। अमर से क्या हो जाएगा, अमरकंटक, और सो से सोन हो जाएगा, ना से नर्मदा और माँ से महानदी। तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती, तो तीनों नदियाँ आप बताओगे अमरकंटक से ही निकलती हैं। ये आपको याद कर लेना है प्यारे साथियों। नर्मदा प्रवाहित होती है तो आप क्या बताओगे, अभी बात सतपुड़ा और बिंद श्रेणी के बीच क्या निकलती है, नर्मदा सतपुड़ा और बिंद श्रेणी के बीच से गुजरती है, तो बताओगे नर्मदा नदी। ज्वार नदमुख बनाने वाली, ज्वार नदमुख मतलब एस्चुरी ही बात, तो नर्मदा क्या करती है, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी की बात कर चुके हैं, जो डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती है बिना डेल्टा बनाए। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा, तो बताओ ब्रह्मगिरी कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। वह नदी जो दक्षिण की गंगा किसे कर, दक्षिण की गंगा, देखिए की लगा है, और दक्षिणी गंगा कहा जाएगा तो आप बताओगे गोदावरी, दक्षिणी गंगा तो गोदावरी, लेकिन दक्षिण की गंगा जब भी कहा जाएगा प्यारे साथियों तो आप दक्षिण की गंगा कहेगा, की और कावेरी आपको याद रखना है की, और दक्षिणी गंगा कहेगा तो आप बताओगे गोदावरी, दोनों में अंतर है प्यारे साथियों। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है एक, तो हुगली जो है, हुगली की सहायक नदी बताओगे दामोदर है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, तो आप बताओगे दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र बनाती हैं, तो आप बताओ वृक्षनुमा। अच्छा, वृक्षनुमा का मतलब क्या है प्यारे साथियों, अच्छा प्यारे साथियों वह नदी जो अपना डेल्टा बनाती है, तो क्या बताओगे महानदी क्या है, अपना डेल्टा बनाती है। दक्कन के पठार, बहुत फास्ट रिवीजन आपका हो रहा है प्यारे साथियों, साथ साथ आप लाइक जरूर कर दिया करें और जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं उसे शेयर जरूर किया करें। दक्कन के पठार में नदियों को प्रवाह होता है, तो बताओगे पश्चिम से पूर्व होता है, पप्पू होता है। और सामान्यतः आपको बता दूं सभी नदियां जो है पश्चिम से पूर्व ही चलती हैं, लेकिन कुछ नदियां हैं जो क्या करती हैं उल्टा प्रवाहित होती हैं, वो पूर्व से पश्चिम चलती हैं, उनको मैं याद करा देता हूं। जैसे समानता से आपको याद कर लीजिए, समानता देखिए साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये सब कहां पर, तो ये बताओगे आप ये किस तरफ आके गिरती हैं, तो पश्चिम की तरफ आके गिरती हैं। पश्चिम की तरफ कहाँ पर गिरती हैं, तो अरब सागर में गिरती हैं। समानता क्या है, ये चारों नदियाँ क्या है, एस्चुरी बनाती हैं, और एस्चुरी बनाने के साथ साथ ये कहाँ पर गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। ये समानता आपको जरूर याद करके रखना है प्यारे साथियों, जरूर इसको आप एग्जाम में आता है तो इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर, विवाद का विषय है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो बताओगे सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा हिमनद है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित, तो बताओ उत्तराखंड में। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमायूं पर क्षेत्र में स्थित, तो बताओगे मिलाम जो है कहाँ पर, उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है। भारत में लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है, और बताओगे दामोदर घाटी में सबसे ज्यादा कोयला का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, बताओगे दामोदर घाटी में ही पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है प्यारे साथियों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, सबसे ऊंचा जलप्रपात आप बताओ कुंचिकल जलप्रपात क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जबकि सर्वाधिक ऊंचाई पर झरना पूछा जाए प्यारे साथियों, या प्रपात झरना दोनों एक ही, झरना और प्रपात एक ही चीज है, तो आप कुंचिकल ही बताएंगे। अब नेक्स्ट है भारत में वह राज्य जहाँ फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो बताओगे यहाँ से गोमती नदी निकलती है। और गोमती नदी किनारे कौन कौन सा, तो आप बताओगे लखनऊ तथा जो है जौनपुर स्थित है, बड़ा सा है। कुंचिकल जलप्रपात
कि सही ऊंचाई कितनी है, तो 455 मीटर ऊंचा है कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई। ये एग्जैक्ट है, यही माना भी जाता है प्यारे साथियों, और कई जगह कई मिलता है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल भारत के किस राज्य में, तो आप बताओगे कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुंचिकल का से कुंचिकल और का से क्या, आप बताओगे कर्नाटक। पंचभद्रा झील स्थित है कहाँ पर, तो राजस्थान में पंचभद्रा झील स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर अवस्थित, तब तक पुलिकट झील के निकट है। वेम्बनाथ झील कहाँ पर, तो वेम्बनाथ आप बताओगे केरल में है। वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश में हरसूद नगर जलमग्न हो गया, हरसूद नगर तो आप बताओगे इंदिरा सागर के कारण पूरा हरसूद नगर ही जो है जलमग्न हो गया था। रहस्यमयी झील या कंकाल झील को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे रूपकुंड झील के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर तो बताओगे रूपकुंड झील कहाँ, तो बताओ उत्तराखंड में स्थित है। इसी को रहस्यमयी झील या रूपकुंड झील या कंकाल झील के नाम से जाना जाता है। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सा, तो पुलिकट झील जो है कहाँ पर है, तो केरल में भी है, तमिलनाडु में है। ये आपको याद करके रखना है। चलते हैं, मुंबई में मीठी नदी निकलती है, बिहार झील से निकलती है। चिल्का झील कहाँ पर, चील उड़ी। चील आप जानते हो एक चिड़िया है, वो क्या करती उड़ती, तो आप ऐसे याद करो चील उड़ी, तो चिल्का झील कहाँ, तो आप बताओगे उड़ीसा में। चिल्का झील बहुत फेमस झील है प्यारे साथियों, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलते हैं, घाटप्रभा नदी नहर परियोजना स्थित तो कर्नाटक में स्थित है। उकाई नहर परियोजना कहाँ पर, तो आप बताओ उकाई कहाँ, तो आप बताओगे गुजरात में है। अब आता है नीरा नहर परियोजना। नीरा नहर परियोजना आप बताओगे महाराष्ट्र में। प्यारे साथियों, इसको आपको क्या करना है, फॉन्ट को बड़ा कर, क्वालिटी को बढ़ा के देखेंगे 360 पे आपको जरूर दिखेगा। तुलबुल परियोजना कहाँ पर स्थित, तुलबुल आप बताओगे झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो देखेंगे आप, आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा मिल रहा है और कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तुलबुल परियोजना कहाँ पर था, तो तुलबुल आप बताएंगे प्यारे साथियों झेलम नदी पर है। जबकि चेरुथाम्बी बांध कहाँ पर होती है, चेरुथाम्बी आप बताओगे पेरियार नदी पर स्थित है चेरुथाम्बी बांध। चलते हैं, मलप्पुझा बांध कहाँ पर स्थित, तो बताओगे मलप्पुझा बांध नदी किस पे, मलप्पुझा नदी पर स्थित है। कोटेश्वर बांध आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, कोटेश्वर बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित कोटेश्वर बांध। वह राज्य जहाँ सुईल नदी चल रही है, सुई नदी बह रही, तो बताओ हिमाचल प्रदेश। सुई नदी के बारे में परियोजना कई बार पूछा गया है। भागीरथी नदी पर बना बांध कौन सा, तो भागीरथी टिहरी नदी पर, टिहरी नदी पर बना बांध। टिहरी नदी कहाँ पर, तो भागीरथी नदी बहुत फेमस है टिहरी परियोजना। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में है। बेतवा नदी बांध है तो राजघाट बांध कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश में ही है, बेतवा नदी पर है। बेतवा परियोजना भी कभी कभी कहते हैं, नहीं तो राजघाट बांध कहा जाता है। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर कौन सी, तो एडन नहर क्या है, दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है। वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया, तो बताओ भागीरथी नदी पर किया गया है। ये तो भागीरथी वाला टिहरी बांध तो बहुत बार पूछा गया है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, बताओ नागार्जुन। अब बताइए अब कैसे याद करेंगे, आपने याद होगा कि नागार्जुन, नाग को किसने मारा, तो भगवान श्री कृष्ण ने मारा था, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। भारत का वह राज्य जहां नागार्जुन सागर परियोजना है, तो बताओ आंध्र प्रदेश में है। और सांप को क्या कर दिया था, अंधा कर दिया था। ऐसे करके आप कहीं ना कहीं को रिलेशन जरूर किया करें, जरूर आपको इसका फायदा मिलेगा। मीठे पानी का कल्पसर परियोजना कहाँ पर, तो गुजरात में है। भारत का वह राज्य जहाँ सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नलकूपों से सिंचाई होती है। चलते हैं, बहुत कम समय में पूरी चीज़ें आपको रिवाइज कराई जाएंगी प्यारे साथ, तो वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक आज करते रहें। अब देखिए नेक्स्ट है रणजीत सागर बांध कहाँ, तो रा से रणजीत, रा से रावी आप याद कर सकते हो। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक संयुक्त परियोजना है, तो आप क्या होता है तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा क्या है, तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर का उत्गम हरिके बैराज से है। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर कहाँ निकलती है, सतलज से निकलती है। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर होती है, तो बताओगे हिमाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर होती है, तो कृष्णा नदी। देखिए दोनों में अंतर है। जब नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर होती है, तो कृष्णा नदी पर। लेकिन रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर, जल विद्युत परियोजना तो बताओगे हिमाचल प्रदेश में है। शिव का समुद्र किस नदी पर है, तो बताओगे शिव का समुद्र कावेरी नदी पर। कहाँ पर, और कहाँ पर बताओगे कर्नाटक पे है।
जबकि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर, तो बेतवा नदी पर है। ये सबको आपको, ये भी उत्तर प्रदेश में ही आपको है। देखिए तीसरे पेज पे आ गए हैं, 14 पेज है, बहुत जल्दी हम खत्म कर लेंगे, परेशान होना नहीं है, सबको बैठे रहना है आराम से। उन 2 राज्यों का नाम जिन्होंने किसायु बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते के हस्ताक्षर किया, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। वीडियो में कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट करें, उसका अन्य वीडियो में आपको सुधार जरूर मिलेगा, ये आपको याद कर लेना है। बगलिहार परियोजना कहाँ पर, तो चिनाब नदी पर है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जबकि मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पर, मंगलम सिंचाई परियोजना आप बताओगे केरल में स्थित है। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक के खाड़ी से जोड़ती है। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ तो हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह से चलते हैं। बकिंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है, तो बताओ बकिंघम नहर का मुख्य कार्य सिंचाई तथा नौका गम्य के लिए जो बनाया गया था बकिंघम नहर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत जबरदस्त। बड़े बांध बनाने के विरोध किया जाता है क्योंकि प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। आप जानते हैं इनको पानी जब रोका जाता है तो कई गांव और कई जंगल वगैरह सब डूब जाते हैं, इसीलिए बड़े बांध बनाने के लिए जो है लोग इसको विरोध करते हैं। अब नेक्स्ट है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो आप बताओगे भाखड़ा नागल बांध क्या है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भाखड़ा नागल बांध। नेक्स्ट है, रुद्र सागर विकास परियोजना किसकी स्वीकृति योजना 2012 में दी गई, तो त्रिपुरा से संबंधित है। चलते हैं, ये जितने भूगोल संबंधित चाहे वो पहले हुए थे या 2-4 साल पहले हुए तो उनको भी इसमें जोड़ा गया है, तो उसको भी ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। फिर साथियों नेक्स्ट है, रुद्र सागर विकास परियोजना, रुद्र सागर विकास योजना की स्वीकृति जो है कब, तो बताओ त्रिपुरा से है। जवाहर सागर बांध कहाँ पर, तो बताओ राजस्थान में है। वह नदी जिसमें मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता, तो मिसिसिपी। पक्षी के पंजे क्या है, आप क्या बताओगे, पक्षी पंजा क्या है। पक्षी पंजा ऐसे देखो कि एक नदी से कई नदियाँ उसे निकल जाती हैं, उसी को बोलते हैं पक्षी के पंजा। पक्षी पंजा पूरा एक हाथ होता है, उसमें देखो उंगलियों की तरह निकलता, मतलब एक ही नदी उसमें 5-6 नदी बन जाए, उसी बोलते हैं पक्षी पंजा की तरह, तो मिसिसिपी नदी। यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी, तो डेन्यूब नदी 4 राजधानियों से होकर गुजरती है। नीली नदी या ब्लू नील, तो आप बताओ ब्लू नील निकलती कहाँ से, तो आप बताओगे प्यारे साथियों ताना झील से ब्लू नील निकलती है। ब्लू नील नदी करीबा बांध नदी है। ये देखिए आपने देखा हो कि पीटी हो या कोई परीक्षा हो, विश्व भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको भी ध्यान देके रखना है प्यारे साथियों। भारत की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी कौन सी, तो राइन नदी जो है भ्रंश घाटी से निकलती है। भारत और पाक बगलिहार परियोजना स्थित है, तो चिनाब नदी पर क्या है, तो बताओ बगलिहार परियोजना स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, एशिया की सबसे लंबी आंकटेसियांग है। जबकि बांग्लादेश में प्रवेश करने के लिए गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, जैसे गंगा नदी बंगाल में प्रवेश करती है उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। जबकि यदि कहा जाए महाबेली गंगा नदी कहाँ पर, तो श्रीलंका में जो है महाबेली गंगा को भारत की जैसे गंगा है वैसे वहाँ पर पवित्र नदी के नाम से महाबेली गंगा को जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। बोलगा नदी कहाँ पर गिरती, बोलगा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। सबसे गहरी झील कौन सी, तो बताओ बैकाल झील क्या है, सबसे गहरी झील है। उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो आप बताओ लौह अयस्क भंडार के लिए है। पल्स ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो बैकाल झील को पल्स ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। जम्मू एवं कश्मीर अवस्थित है कहाँ पर, डल झील जम्मू कश्मीर पर स्थित है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी, तो कैस्पियन सागर हो जाएगी। 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है 1000 झीलों का देश। यूएसए में स्थित झील कौन सी, तो बताओगे मिशिगन झील क्या बताओगे यूएसए में स्थित है। असम में स्थित झील कौन सी, तो चपना नाला झील जो है असम में स्थित है। प्यारे साथियों एक बार इसको रोक की वीडियो फिर से आप रिवाइज जरूर कर लिया करेंगे, मैं करवाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि हमको कम समय में पूरे जो कंप्लीट करना। अब देखिए भूजल संसाधन, सेकेंड टॉपिक आपका आ गया है भूजल संसाधन। जितना आपके पीटी में ग्राउंड वाटर या रिसोर्स के बारे में बात हो, दामोदर नदी का निकाला गया है, कौन से निकाला गया, तो एडन नहर जो है दामोदर नदी से, अभी केरन नहर की बात भी हो चुकी है एक बार,
उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों के संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई, तो बेतवा नदी पर लागू किया गया था। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, बताओ गुजरात में। देखिए इसकी भी देखो रिवाइज हो गया चीजें। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक नलकूप होता है, तो बताओ उत्तर प्रदेश में। देखिए नलकूप सबसे अधिक सिंचाई होती है। रणजीत सागर, तो राज से रणजीत सागर, राज से रावी नदी। भारत में माला नहर तंत्र पर स्थापित है, तो बताओगे दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था। इंदिरा नदी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर था, तो हरिके बैराज से इंदिरा, ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों। गत 25 वर्षों नलकूप सिंचाई परियोजना सर्वाधिक शानदार विकास हुआ, तो सरयू पार मैदान में। चलते हैं प्यारे साथियों। भाखड़ा नांगल किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, तो भाखड़ा नांगल आप बताएंगे हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ, बताओ हिमाचल प्रदेश में है। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल कहा, तो बताओगे ऊपरी गंगा का, तो हरिद्वार में स्थित है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल, तो बताओगे हरिद्वार में स्थित है। जलाशय चंबल नदी पर बना है, तो राणा प्रताप सागर जलाशय क्या है, या झील कह सकते हो। तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, चंबल नदी पर हो जाएगा। भारत की सिंचाई की क्षमता 47.78% पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। सारण सिंचाई नहर निकली गई, तो बताओ गंडक से निकली है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की आधुनिक मंदिर किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का मंदिर की संज्ञा दिया गया था। हमारा देखिए थर्ड टॉपिक क्या है, पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद। अब इन सब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों फिर से आप पानी वगैरह पी के इत्मीनान से बैठ जाइए। साथियों अब ये टॉपिक भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट जितना आप दो देख चुके हैं। क्वेश्चन है बृहद हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है, तो बृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन वह चोटी जो भारत में नहीं है, तो आप गुरला, मंदाता एवं नामचा बरवा जो है भारत में नहीं है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना ये दोनों कहाँ पर है चोटियाँ। सबसे पुराना पर्वतीय क्षेत्र कौन सा, पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये आपको याद करके रखना है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका, तो सरोवरीय मैदान का। सरोवर मतलब जहाँ पानी भरा हो, एक प्रकार तालाब की आकृति का हो, उसे बोलते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका, तो आप बताएंगे सरोवरीय मैदान का। लेकिन कंचनजंगा शिखर स्थित, तो बताओगे कंचनजंगा आप जानते हैं भारत में स्थित है। और भारत में कहाँ पर, सिक्किम में। वैसे सही कहा जाए भारत में मुख्य रूप से स्थित सबसे ऊंचा कौन सा हो जाए, कंचनजंगा ही बताएंगे। लेकिन वैसे केटू कहा जाता है, केटू लेकिन आप भारत में स्थित ही नहीं है। और विश्व का कहा जाएगा, तो विश्व का आप क्या बताओगे, तो विश्व का आप माउंट एवरेस्ट ही बताओगे। अक्षाई चीन का भाग है, तो लद्दाख 3 पठार का भाग क्या अक्षाई चीन है। हिमालय का पर्यायवाची क्या है, महान हिमालय है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, बताओगे धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच क्या स्थित, तो बताओ कुल्लू घाटी स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश यानी उत्तरांचल हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा, तो बताओ नंदा देवी। यहाँ उत्तर प्रदेशी की जगह उत्तरांचल या उत्तरांचल लिखा तब भी ठीक है। चलिए वो पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल मानी जाती है। नीलगिरी में क्या होता है, पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों एक साथ मिलते हैं। काडगम या इलायची पहाड़ियाँ इनकी सीमाओं पर स्थित है, बताओ केरल तथा तमिलनाडु पे कौन सी, कार्डमम या कहते हैं कार्डमम को ही इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आप क्या बताओगे, अनायमुड़ी क्या है सबसे ऊंची चोटी है। नंदा पर्वत स्थित है कहाँ पर था, तो जम्मू कश्मीर में क्या है आप बताओगे, नंगा पर्वत स्थित है। जबकि लघु हिमालय माना जाता है, लघु हिमालय माना था 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक जो है लघु हिमकाल माना जाता है। हिमालय नहीं, लघु हिमकाल माना जाता है। नेक्स्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची स्थित चोटी कौन सी है, तो सैंडल पीक क्या सबसे ऊंची चोटी है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सा, सबसे नया बनाने वाला कौन सा, तो शिवालिक है। सबसे नवा जो है क्या बताओगे, शिवालिक है। धौलाधर एवं पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित बताओगे, लघु हिमालय में अवस्थित है। नेक्स्ट नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरी कौन सा, तो सतपुड़ा पहाड़ियाँ क्या है, घिरी हैं। मैकाल रेंज निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में है। मैकाल रेंज कहाँ तो बताओगे,
छत्तीसगढ़ में स्थित है। जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। तो आप बताओ कि जास्कर आप और लद्दाख कहाँ बताओ? तो लेह में स्थित है। ये आपको याद रखने प्यारे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। भारत का वो राज्य इसमें नाथुला दर्रा, देखिए नाथुला दर्रा कहाँ पर आप बताओगे? सिक्किम में क्या है? नाथुला दर्रा है। वह दर्रा जो पश्चिमी घाट के पर्वत श्रृंखला में नहीं है। कौन सा पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो आप बताओ खैबर दर्रा क्या है? पश्चिमी श्रृंखला में नहीं है। वह दर्रा जिसमें से लेह जाने का रास्ता है, तो बताओ जोजिला दर्रा में लेह जाने का रास्ता है। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यवहार के लिए पुनः खोला गया वह भारत के हैं, तो बताओ चीन में है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित? रोहतांग दर्रा बताओगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि सिक्किला दर्रा कहाँ पर? तो सिमाकिला दर्रा भी आप बताओगे जम्मू कश्मीर में ही है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ऊंचाई लगभग सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो बताओ सैंडल पीक है। सबसे नया पर्वत या नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो बताओ शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। धौलाधर एवं पीर पंजाल महत्वपूर्ण श्रेणियाँ कहाँ पर स्थित? तो बताओ लघु हिमालय में है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किसके द्वारा घिरी है? तो बताओ सतपुड़ा के द्वारा। मैकाल रेंज कहाँ पर स्थित प्यारे साथियों? तो क्या बताओगे? छत्तीसगढ़ में। तो कई चीज़ें दोबारा रिवीजन हो रही हैं। जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियाँ किसके मध्य स्थित? तो लेह के मध्य स्थित है। कौन सा? जास्कर तथा लद्दाख। भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा है, तो बताओ नाथुला दर्रा कहाँ पर? तो सिक्किम में है। वह दर्रा जो पश्चिमी घाट में नहीं है, तो पश्चिमी घाट में आप बताओगे खैबर दर्रा नहीं है। वह दर्रा जिसमें लेह जाने का रास्ता, तो लेह जाने का रास्ता कहाँ पर? तो जोजिला दर्रा से मिलता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2006 में नाथुला दर्रा जिन देशों के बीच सीमा पार विवाद पुनः खोला गया, तो चीन के बीच विवाद हुआ करता था। अब आता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ पर? तो बताओगे हिमाचल प्रदेश में है। क्या है? रोहतांग दर्रा है। जबकि सिपकीला दर्रा भी कहाँ पर है? तो बताओगे ये भी कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी? तो एंडीज क्या है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। व्हाइट पर्वत कहाँ पर? तो बताओ यूएसए। देखिए भारत और विश्व दोनों को इसमें सम्मिलित किया गया है, दोनों को एक साथ साथ लेके चल रहे हैं। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पर? तो बताओ तंजानिया में स्थित है। माउंट टिटलिस स्थित है, तो बताओ कि स्विट्जरलैंड में माउंट टिटलिस स्थित है। और EP9 पर्वत कहाँ पर स्थित? तो बताओगे इटली में EP9 पर्वत स्थित है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली कौन सी पर्वत श्रेणी? तो बताओ पिरेनीज किसके बीच? तो बताओगे फ्रांस तथा स्पेन के बीच। ड्रैंकन्सबर्ग पर्वत, देखिए तो क्वेश्चन बात, ये ड्रैंकन्सबर्ग तो कई बार आता है। कहाँ पर? तो अफ्रीका में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ? तो बताओ जर्मनी में है। एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ? तो बताओ दक्षिण अफ्रीका में है। और राइन नदी कहाँ पर? तो राइन नदी पर्वत स्थित, तो बताओ ब्लैक फॉरेस्ट में स्थित है। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए अब बात होती है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र के बारे में। शुष्क क्षेत्र मतलब क्या होता है? मरुस्थल को ही कहा जाता है, समझ लो ड्राई एरिया ही, मरुस्थल ही एक प्रकार का ड्राई एरिया है, यानी जहाँ पर पानी का स्रोत कम है। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा? तो लद्दाख क्या है? भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा बताओगे? थार मरुस्थल क्या है? सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा? तो थार मरुस्थल में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा बताओगे? सहारा कहाँ पर? तो अफ्रीका में। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें आप। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा? सबसे गर्म कहाँ है? तो बताओ अटाकामा चिली में है। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा? तो गोबी है, चीन मंगोलिया में स्थित है। सबसे बड़ा पठार कौन सा? तो कोलोरेडो पठार सबसे बड़ा पठार है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कौन सा? तो कालाहारी क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा? तो पेंटागोनिया है। ठीक, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? तो सहारा मरुस्थल क्या है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जबकि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? थार मरुस्थल क्या है? दक्षिण एशिया का हो जाएगा। देखिए कालाहारी जो नेक्स्ट आपको दिख रहा है, तो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित? तो तब बोत्सवाना नामीबिया में स्थित है। जबकि मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है, क्योंकि क्या है? पानी
जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, ये इसका मुख्य रीजन है। संसार की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा, बताओ थार मरुस्थल है। दस्ती लुट अवस्थित है कहाँ पर, तो ईरान में दस्ती लुट स्थित है। संसार का वह देश जिसमें संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है, तो भारत में है। तकला मकान कहाँ, तो तकला मकान आप बताओगे जम्मू कश्मीर। तकला मकान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट। गोभी कहाँ, तो गोभी क्या है बताओगे, मंगोलिया में है। देखिए 5वां टॉपिक आ गया, वन के बारे में आप जान लेते हैं। अब ये तो इसमें 2017 के बारे में दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा तो तब भी अभी बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं, 21.63 हो गया है, बस इतना अंतर है, ये आपको याद कर लेना है। कितने वन है, तो 21.63% हैं। अब सदाबहार वन पाया जाता है कहाँ पर, तो पश्चिमी घाट पर जो वन पाया जाता है वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत का वह राज्य जहाँ सागवान पाया जाता है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सागवान पाया जाता है। भारत में अति सघन वनों के सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे सघन वन पाए जाते हैं। वह वृक्ष जो सभी सामाजिक वानिकी के लोकप्रिय था, अब वह पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है, तो बताओगे यूकेलिप्टस जो है, पहले सामाजिक वानिकी लोग खेतों के किनारे बैठाया करते थे, लेकिन ये क्या है, जहाँ पर बैठा तो उसके आरे किनारे कोई भी पेड़ नहीं उगता। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत रखा, तो 1/3 यानी 33% वन होना चाहिए लगभग। राज्य समूह में जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र में 75% अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में लगभग उसके पूरे एरिया 75% जंगल ही हैं। नीलगिरी की यानी मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं, तो इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं मेघ बकरियाँ। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र का 70% भाग जो है बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान है। भूटान में जो है वन जितने पेज उसमें 70% क्या होना चाहिए, वन ही होना चाहिए, ये वहाँ पर प्रावधान है। देखिए आप क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा तो आपको अच्छे दिखेगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र सघन वनावरण का प्रतिशत कौन सा, तो भारत लगभग 12% है। वह राज्य जिसमें 90% से अधिक क्षेत्र वन से आच्छादित है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सागौन तथा साल उत्पाद किस, तो बताओ उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में आते हैं। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो डेल्टा गंगा डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत से न्यूनतम वन आच्छादित है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन है, लगभग 5 से 6% वन है। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 से छाता अधिनियम के नाम से जाना जाता है, 1986 में आया था। साइलेंट वैली कहाँ पर, साइलेंट वैली आप बताओगे केरल में है, इसे शांत घाटी के नाम से जाना जाता है। पौधों एवं पशुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, तो बताओ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी, तो 1992 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना सन 2010 में किया गया था। वन अनुसंधान संस्थान का बताओ देहरादून उत्तराखंड में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रेलवे स्टेशन है कहाँ, बताओ आप बताओगे रामनगर में है। चलते हैं, ये कहाँ पर, तो आप बताओगे असम में है, कह सकते हो। नेक्स्ट है प्यारे साथियों, सामाजिक वानिकी हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, तो बहुउपयोगी वृक्षों को सामाजिक वानिकी के लिए, जैसे आप देखो खेत में ही पेड़ बैठा दिए जाते हैं, खेती भी साथ साथ होती है। चलते हैं, नेक्स्ट है प्यारे साथियों, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो कृषि क्षेत्र का विकास। जितने कृषि का क्षेत्र बढ़ेगा उतने वन लोग काटते हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। जबकि सुरक्षा अधिनियम जब कहा जाएगा तो सुरक्षा अधिनियम 1986 आपको याद रखना है प्यारे साथियों, दोनों में अंतर रखना। वन सुरक्षा, इसी को छाता विधान के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो वन लगाने का। ये क्वेश्चन तो बहुत मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा, बहुत बार पूछा गया है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए मदद नहीं करता, तो वनों को काटोगे तो पारिस्थितिकी संतुलन, ये जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब रिलेट कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब, 29 जुलाई को मनाया जाता है, जबकि 29 अगस्त को जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, तो बताओ गोवा में स्थित है। नेपाल एवं भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों में सेव नामक नया संगठन प्रारंभ किया गया। तो सेव क्या है, तो गिद्ध का संरक्षण के लिए सेव नामक परियोजना चलाया गया है। बहुदेशीय वाले वृक्षों का रोपण को प्रोत्साहित किया जाता था, तो सामाजिक वानिकी द्वारा जो है प्रयोग किया था। ठीक है, ड्रग जो गिद्धों को समष्टि में हास एवं उत्तरदायी प्रतिवेदन है। डिक्लोफेनिक
यानी पशु जो होते हैं उनको डिक्लोफेनिक दवा दिया जाता था और मरने के बाद वही जो है ये गिद्ध खाते थे, उसी कारण से इनकी जो ये मर गए, सभी लोग लगभग खत्म हो गए। विश्व में वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं तो लगभग वन्य जीव 5% ही भारत में पाए जाते हैं। वह जीव जहाँ पर जनजातीय महिलाओं को पेड़ काटने वाले खिलाफ सामाजिक बहिष्कार सर्वप्रथम घोषणा की थी हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं, वनों की कटाई करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर? तो नॉर्वे में विश्व में सबसे अधिक वन काटे जाते हैं। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना कब? तो बाघ परियोजना बताओगे 1973 में बाघ परियोजना लाई गई थी। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी प्रजाति है जो आजकल कहाँ पर? तो राजस्थान में पाया जाता है। चौड़ी पत्ती सदाबहार विशेषता किसकी है? तो सेल्बो वन की है। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान तो बताओगे मन्नार की खाड़ी में सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, अफ्रीका का वह देश जहाँ पर सघन उष्णार्ध वन पाए जाते हैं तो आइवरी कोस्ट में पाए जाते हैं। आयनवर्तीय राष्ट्रीय वन पाए जाते हैं तो बताओगे कांगो घाटी में आयनवर्तीय वन पाए जाते हैं। चलते हैं, वह देश जहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन से सबसे अधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं विश्व में? तो आप बताओगे नेपाल नहीं, जापान में पाए जाते हैं। सुकटा फांडा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर? तो सुकटा फांडा आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? नेपाल में सुकटा फांडा जल अभ्यारण्य है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। टाइगा वन विशिष्टता है क्या? बताओ समशीतोष्ण क्षेत्र के लिए जाना जाता है। वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों का विस्तार है तो बताओगे एशिया में है। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है किससे? तो आप बताओगे शंकुधारी वन से संबंधित है। विश्व में सबसे बड़े वह घने वन है तो आप बताओगे ब्राजील क्षेत्र में है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर? तो आप बताओगे येलो स्टोन और बताओगे यूएसए में है। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? तो सबसे ज़्यादा काटे भी तो वहीं पर जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब खनिज संसाधन के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, वीडियो में बने रहिएगा। खनिज संसाधन विशेषकर भारत के बारे में बात होगी इसमें। वह पत्तन जो भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता तो प्रायद्वीप कह सकते हैं उसे। प्रायद्वीपीय पारादीप से क्या होता है? पारादीप मैंने कहा पारादीप में सबसे अधिक लौह अयस्क का निर्यात होता है। सबसे बड़ा मशीनीकृत खान कौन सा? तो बैलाडीला खान क्या सबसे अधिक मेहनत मशीन से कार्य सबसे अधिक वहाँ पर होता है। विश्व का 1/3 अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है कहाँ से? तो बताओ चीन से सबसे अधिक कच्चा इस्पात प्राप्त होता है। कोरबा का महत्व किस लिए? तो एल्युमिनियम उद्योग का कारखाना कहाँ के कारण जो है कोरबा प्रसिद्ध है। लौह क्षेत्र है तो कुंद्रेमुख क्या है? तो एक बताओगे लौह क्षेत्र है। चलते हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र लौह अयस्क का आपूर्ति होता है तो बताओगे क्यूझर खान से होता है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित तो बताओ लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किस पर? तो जस्ता के कारण जो है लोग जाना जाता है। वह राज्य जहां तांबा का सबसे अधिक भंडार हो तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तांबा। 2 शीर्षक बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन? तो गुजरात और उड़ीसा है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा? तो नवेली है। भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्या है कोयला के भंडार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में कोयला 2008-9 के सबसे बड़े उत्पादक राज्य तो छत्तीसगढ़ अभी भी वही है। बिसरापुर खनन की प्रसिद्धि के लिए वह कोयला के लिए जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पर? तो झारखंड में पाया जाता है। भारत में कोयला उत्पादन के छोटा नागपुर पठार जो है तो 60% कोयला यहीं से मिलता है। वह राज्य जहाँ लिग्नाइट कोयला पाया जाता है तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। चलते हैं प्यारे साथियों, भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक कौन सा है? तो बताओगे छत्तीसगढ़ जो है टिन का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है तो बताओगे ऊर्जा उत्पादन में होता है। नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित होता बताओ अरुणाचल प्रदेश में। भारत में नेक्स्ट है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन? तो झारखंड हो जाएगा। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पर? तो बताओ झारखंड में झरिया कोयला है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक कौन है? तो आप बताओगे झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये इन तीनों में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। शैल तंत्रों में भारत में कोयले का नीचे मुख्य स्रोत क्या है? तो गोंडवाना क्षेत्र में 98% कोयला कहाँ पर पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में ही पाया। सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है बताओगे झरिया कोयला क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? आंध्र प्रदेश क्या है सबसे बड़ा अभ्रक का उत्पादक देश है। भारत में विश्व का सबसे अग्रणी उत्पादक किसका? तो अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादक देश है।
भारत में सबसे बड़ी अभ्रक में पाए जाने वाली जिले तो हजारीबाग, गया और मुंगेर में अभ्रक पाया जाता है। भारत का वह राज्य जहाँ कच्चे अभ्रक का अग्रणी है तो बताओ आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे साथियों। नेक्स्ट, भारत का जस्ते का अधिकतम उत्पादक कहाँ तो बताओगे राजस्थान में। क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा तो उड़ीसा है। नेक्स्ट, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ तो मध्य प्रदेश में। माँ से मध्य प्रदेश, माँ से मैग्नीज आप याद कर सकते हैं। वह राज्य जहाँ 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन, अभी भी सीमेंट सबसे अधिक राजस्थान में ही होता है। भारत का वह राज्य जिसमें मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन तो मध्य प्रदेश में। वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है तो मतलब कोयला जो है वाणिज्यिक ऊर्जा का सबसे अधिक, यानी विद्युत सबसे अधिक किसके तो कोयला से होती है। जादूगोड़ा किसके लिए तो अब तो यूरेनियम के लिए जाना जाता है। भारत में टिन संसाधन का एकमात्र राज्य कौन सा। टिन का सबसे अधिक कहाँ पर या एकमात्र कहाँ तो आप बताओगे छत्तीसगढ़ में ही टिन। भारत में किसके लिए आपूर्ति का आत्मनिर्भर तो थोरियम केवल भारत में ही सबसे अधिक होता है। भारत में मोनाजाइट पाया जाता है तो केरल में। भारत का वह राज्य जहाँ एस्बेस्टस सर्वाधिक मात्रा में, आंध्र प्रदेश में एस्बेस्टस पाया जाता है। देखिए भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडार के सबसे अधिक खनिज भंडार कहाँ पाया जाता है तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों। एस्बेस्टस कहाँ पर पाया जाता है आप बताओगे आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। जबकि खनिज भंडार सबसे अधिक कहाँ पर तो छोटा नागपुर पठार में है। भारत का वह राज्य जहाँ चिप्सम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो आप क्या बताओगे राजस्थान में। एक ये अलियाबेट खलियाबेट क्षेत्र बहुत बार पूछा गया, अलियाबेट खलियाबेट भी हुई तो आप बताओगे गुजरात में ही स्थित है, ये तेल क्षेत्र है। भारत का वह राज्य जिसमें कोयले का पेट्रोलियम शोधन होता है तो बताओ कि गुजरात में कोयले का पेट्रोलियम शोधन होता है। चलते हैं, कोयली पेट्रोलियम शोधन शाला स्थित है तो आप बताओ कोयली में कोयला कह दिया था। नूंग माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ पर तो आप बताओ नूंग माटी कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों। तो इसका उत्तर आप बताओगे असम राज्य में स्थित है। भारत का अधिकांश प्राकृतिक गैस उत्पादन किया जाता है तो वो माम्बे हाई से किया जाता है। भारत में अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक कौन सा तो आप बताओगे महाराष्ट्र जो है पेट्रोलियम उत्पादन का सबसे अधिक करता है पेट्रोलियम उत्पाद का उत्पादन। पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहाँ खनिज तेल के भंडारों को पता लगाएगा तो कांडला क्षेत्र में। वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योगों को आदर्श दशाएं पाई जाती है बताओ गुजरात में पाई जाती है। हजीरा उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरक के सबसे बड़े उपभोक्ता कौन है उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। वह प्राधिकरण जिसमें हजीरा और बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई तो गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, यानी गेल जिसे कहा गया है। पेट्रोल रसायन का उत्पादन सबसे बड़ा केंद्र कौन सा तो जामनगर हो जाएगा। 9 ग्राम तेल क्षेत्र कहाँ पर तो गुजरात में स्थित है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कहाँ पर तो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है गुजरात में जहाँ हाल ही में तेल भंडार पाए जाते हैं अंकलेश्वर में पाए गए। ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का मुख्य क्षेत्र कौन सा खंभात की खाड़ी है। भारत में प्रति व्यक्ति बिजली उत्पाद उपभोग कितना 1181 किलोवाट घंटा है। चलते हैं भारत में प्रति व्यक्ति चाहिए तो हो चुका। डोनबास क्षेत्र कोयले हेतु क्षेत्र फेमस है। विश्व के कोयले का आधा से अधिक उत्पादन कहाँ पर तो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में ही होता है सबसे अधिक कोयला। अब देखिए नेक्स्ट है कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा तो कारागंडा या कजाकिस्तान में स्थित है। विश्व में लौह अयस्क 3 अग्रणी उत्पादक कौन है तो चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील हैं। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक कौन था तो चीन बृहत्तम उत्पादक है। यूरोप में तेल अयस्क उत्पादन क्षेत्र के फ्रांस स्थान क्या है तो बताओगे। यूरोप में फ्रांस का स्थान आप बताओगे चतुर्थ है। नेक्स्ट वो आते हैं जिसमें बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं जापान में पाए जाते हैं। जापान का पिट्स वर्ग कहा जाता है किसे युकावा को पिट्स वर्ग के नाम से जाना जाता है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। बॉक्साइट किस तो एल्युमिनियम का एक अयस्क है। जापान लगभग आत्मनिर्भर तो तांबा के बारे में क्या है उसको मंगाना कहीं नहीं पड़ता, मतलब उसके लिए पर्याप्त पैदा होता है कह सकते हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन था तो बताओ जाम्बिया है। उष्णकटिबंधीय की विश्व भूगोल से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों में एंडीज क्षेत्र सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज है किसमें तो तांबा के लिए जाना जाता है। रूस पर भी प्रमुख संसाधनों में से नहीं है तो अब बताओ यूरेनियम में रूस पीछे है। चलते हैं हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान कहाँ पर तो दक्षिण अफ्रीका। किम्बरले खान बहुत बार पूछा गया तो इसको जरूर। संगमरमर क्या है एक प्रकार का कायांतरित चट्टान है। विश्व के यूरेनियम का बृहत्तम भंडार कहाँ पर तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
वह राज्य जहाँ टीन के अयस्क के प्रमुख भंडार, देखिए आपका एक भी मिनट आपका समय बर्बाद नहीं किया जाता है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें। वह देश जो प्रमुख यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है तो तब कनाडा क्षेत्र जाना जाता है। चलते हैं पैसा तो नेक्स्ट देखते हैं। कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन होता तो एंथ्रासाइट में सबसे अधिक कार्बन होता है। इसको सबसे शुद्ध कोयला के नाम से जाना जाता है। विश्व को सबसे लंबे रेशे का कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा, यूएसए हो जाएगा। भारत में हीरे खाने अवस्थित है तो मध्य प्रदेश में हीरे की खाने अवस्थित है। विश्व की चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, मैक्सिको है। विश्व का 7वां बड़ा देश कौन सा, तो आप तो 7वां बड़ा देश भारत ही है। और पहले सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा, तो आप क्या बताओगे, रूस है। भारत का सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य का है, तो बताओ गुजरात की लगभग 1600 किलोमीटर की तटरेखा है। जनसंख्या की दृष्टि विश्व का दूसरा राष्ट्र कौन सा है, तो दूसरा कौन है, भारत है। अब देखो हो सकता है पहला हो जाए। और पहला कौन सा है, तो बताओ चीन है। भारत के मुख्य भूमि का सीमा विस्तार कितना, तो 15,200 किलोमीटर मुख्य भूमि का सीमा विस्तार है। और वैसे कहा जाए कि मुख्य भूमि के अलावा कितना है, तो 7500 जो है ये तटीय सीमा कहा जाए, तटीय सीमा लगभग 75 हूँ। भारत में उपमहाद्वीप का देश जहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली शासन है, तो श्रीलंका में जो है राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहाँ, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। वह शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप कौन है, तो बताओगे कोलकाता क्या है, कर्क रेखा के एकदम समीप है। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर कौन सा, तो बताओ गांधीनगर क्या है, कर्क रेखा के निकटतम स्थित है। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो बताओ मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में कौन, तो मणिपुर। प्यारे साथियों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए, तो बहुत वीडियो को ध्यानपूर्वक वॉच करना है और स्किप करके नहीं देखना है। यदि आपने क्लिक किया तो वीडियो पूरा देख कर जाएं। कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती, तो 8 राज्य पे। 8 राज्य का ट्रिक आप जन्मित्र पर गमछाझार को याद कर सकते हैं। और 80 अंश पूर्वी देशांतर में कर्क रेखा का मिलन बिंदु कौन सा, तो बताओ मध्य प्रदेश है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। प्यारे साथियों 10 डिग्री चैनल, देखिए 10 डिग्री चैनल को पृथक करता है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप क्या है, 10 डिग्री चैनल को पृथक करता है। मालदीव के साथ भारत के समुद्री सीमा बनाता है कौन सा, 8 डिग्री। मालदीव के साथ समुद्री सीमा कितना बनाता है, तो 8 डिग्री चैनल के साथ जो है चैनल बनाता है। 10 डिग्री कौन, अंडमान और निकोबार द्वीप से बनाता है। 9 डिग्री चैनल कौन बताता है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच सीमा रेखा क्या कहलाता है, तो आप बताओगे 9 डिग्री, 9 डिग्री कह सकते हो। भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुण मतलब ही सूर्य होता है प्यारे साथियों। भारत का सुदूरस्थ बिंदु यानी दक्षिणी बिंदु कौन सा, तो इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी बिंदु पूछा जाएगा तो उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत में नई सहस्त्राब्द सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर पड़ती है, 92.30 अंश पूर्वी देशांतर पर सबसे पहले सूर्य का किरण पड़ता है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, जबकि डूरंड रेखा किसके, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है मैकमोहन भारत और चीन के बाद की सीमा को निर्धारित करती है। सूर्य की अनुपस्थिति की किरणों को कभी नहीं प्राप्त की करती, कि सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होती। कहाँ अनुलंबित मतलब लंबवत नहीं पड़ती, तो होता है श्रीनगर में कभी लंबवत नहीं पड़ती हैं। प्राचीनतम भाग कौन था, दक्कन का पठार जो है प्राचीनतम भाग है। पैसा तो बने रहें, आपको इसका जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। सिलवासा किसकी राजधानी, तो सिलवासा आप क्या बताओगे, दादर और नगर हवेली की राजधानी है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज शासित प्रदेश कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से तो आप बताओगे दिल्ली है। और सबसे बड़ा आप कहेंगे वैसे क्षेत्रफल के तो आपका लद्दाख हो जाएगा। सारनाथ कहाँ पर, देखिए सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आप बताओगे लद्दाख है। उत्तर पूर्व में 7 बहनों का परिवार 8वीं बहन सम्मिलित की गई। सिक्किम को 8वीं बहन के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान देकर देना है साथियों। वह राज्य जहाँ 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा, त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा, त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा। प्यारे साथियों आपको बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो को वॉच करना है, वीडियो कहीं पर भी स्किप कर करके नहीं देखना। अब ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, 30 से 35 मिनट की वीडियो बनने वाली है। भारत का वह छोटा क्षेत्रफल जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप बताओ लक्षद्वीप जो है
सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार वह शहर जिसमें भारत के किसी भी राज्य की राजधानी नहीं, तो गुवाहाटी जो है किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। मैकमोहन रेखा के समीप बनाती है, तो भारत और चीन के बीच जो है रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। भारत का वह राज्य जिसमें 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो त्रिपुरा जो है 3 तरफ से की है, अभी बात हो चुकी है। वह राज्य जिसकी म्यांमार से लगी हुई है, तो मिजोरम की सीमा जो है म्यांमार से लगी हुई है। साथियों बने रहें। क्वेश्चन है, म्यांमार की सीमा सारे भारतीय राज्य का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। पहले म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना, तो समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक होता है। भारत का वह राज्य जिसके कर्क रेखा नहीं गुजरता, तो होता है मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरता। ग्रीन बीच यानी उत्तर भूमध्य रेखा से कितनी दूसरे को काटती, तो अटलांटिक महासागर गिनी की खाड़ी में नल आइसलैंड के निकट काटती है। ग्रीन बीच यानी उत्तर, ये याद करना है, बहुत बार क्वेश्चन। एक क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है, तो आप बताओगे डेटम रेखा से की जाती है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है, 38वीं समांतर। अब देखिए 38वीं कैसे, उत्तर आप लिखते हैं तो उत्तर में भी ऐसे दिख रहा, तो 38वीं आप करके याद कर सकते हैं प्यारे साथियों। फिर तो किसी जहाज की सबसे कम समय में एक दूसरे के स्थान पर जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए देशांतर। देशांतर मतलब को तो सीधी रेखा में जाना चाहिए था। वह देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है, तो 180 अंश जो है बृहद वृत्त का निर्माण करता है। भूमध्य रेखा गुजरती है, तो बताओ कीनिया से गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन है, प्रधान यामोत्तर तथा विषुवतीय ध्रुव यानी भूमध्य रेखा पर चेतन बिंदु अवस्थित हो, तो बताओ आंत महासागर में, या इसी को अटलांटिक महासागर कहा था। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होते, विषुवत रेखा पर 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से, तीनों गुजरती है। हार आन अफ्रीका अंग किसका, तो बताओ इसमें कौन कौन से देश आते हैं, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, ये 3 राज्य क्या है, हार्न ऑफ अफ्रीका, मतलब ये सिंह की आकृति का बड़ा हुआ पार्ट है अफ्रीका का, और उसी में तीनों देश बसे हुए हैं। समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं क्या है, आइसोगोनिक रेखाएं कहलाती हैं। उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे को दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, तो बताओ अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका कह सकते हो। वह महाद्वीपीय जिसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है, तो बताओ अफ्रीका में जो है देशों की संख्या कितना है, तो बताओगे 54 देश हैं। नेक्स्ट है, वह महाद्वीप जिसमें सबसे उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो आप बताओगे यूरोप में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, तो बताओ गुआना अफ्रीका में नहीं है। वह देश समूह जिसकी सीमा इजराइल से लगी हुई, तो आप बताओगे लेबनान, सीरिया और जॉर्डन। आपको बता दूं, आप डिस्क्रिप्टिव भी पढ़िए जहां पर मैप आपको मिले, बुक वगैरह आपके पास होगा उससे भी पढ़ते रहिए साथ साथ। वह देश समूह जिसकी सीमा इजराइल से लगी होती है, तो बात हो चुकी है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में एकमात्र स्थल अवधुल, ये क्या है, स्थलरुद्ध मतलब कि इसमें पानी का संपर्क ना हो, केवल स्थल उसके किनारे हो, तो आप बताएंगे लाओस हो जाएगा। वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से जो है किसका भाग है, तो ग्रीनलैंड का भाग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, सबसे नगरीकृत देश कौन सा दक्षिण, तो आप बताओ पाकिस्तान है। संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा, संसार का पूछा जाएगा, तो आप बताओगे सिंगापुर संसार का सर्वाधिक नगरीकृत है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा, तो बताओगे इंडोनेशिया सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र। अफ्रीका की सिंह इसमें सम्मिलित नहीं है, तो सूडान नहीं है। अभी अफ्रीका हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात मैंने किया था, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती 3 थे। बेनेलक्स देश कहे जाते हैं, बेनेलक्स कहते हैं बेल्जियम, नीदरलैंड। देखिए बी से बेल्जियम, नी से नीदरलैंड और लक्स से लग्जमबर्ग, ये 3 बेनेलक्स देश कहे जाते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा, तो बताओगे इक्वाडोर है। अंतर्द्वीपीय देश कौन सा, तो टर्की, ट्यूनीशिया अंतर्द्वीपीय देश है। नोल नगरीय सातत्व के विचार के उस आधार पर विकसित किया गया अध्ययन कहलाता मैक्सिको में किए गए थे। वह देश जो क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है, तो फ्रांस जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नहीं है। ये ऑप्शन पे आधार पर MCQ को जो है वो बना दिया गया है।
अजरबैजान की राजधानी बाकू स्थित है तो कैस्पियन सागर के किनारे। अमीरात की राजधानी क्या है तो आप बताओगे संयुक्त राज्य अमीर की राजधानी, अमीरात की राजधानी अबू धाबी। यूरोप के तेल की राजधानी किसे? एबरडीन को तेल की राजधानी कहा जाता है। जबकि दूरतम उत्तर अवस्थित नगर कौन सा तो आप बताओगे रोम है। चलते हैं प्यारे साथियों, बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, वीडियो में बने रहें। 4 पेज और बचा है, 14 पेज का ये पूरा PDF था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल अकीला स्थित है तो बताओ इटली में क्या है? अल अकीला नामक या एर्टी घाटी कहते हैं इसी को। मैगिनाट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती? तो मैगिनाट रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती? तो रूस की सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती। वह देश जो भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है तो आप बताओगे बांग्लादेश 4096 किलोमीटर है। वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है तो राइन नदी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विश्व की सबसे ऊंची स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पर? तो बताओ भारत में स्थित है। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पिसा तो आप बताओगे इटली में है। सूर्योदय का देश के नाम से किसे जाना जाता तो आप बताओ जापान को। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट के नाम पे केटकी को जाना जाता है। वह देश जिसे विश्व का चीनी कटोरा तो क्यूबा को चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। मेरे साथ बहुत फास्ट सेशन करवाया जा रहा है आपके लिए। आपका यदि आपको लगता है स्पीड तो आप वीडियो को रोक लिया कीजिए या इस वीडियो की स्पीड भी कम कर सकते हो। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको कम समय में तैयारी करवानी है, ज़्यादा समय बचा नहीं है, अभी बहुत सा सब्जेक्ट बाकी हैं, सबको एक एक करके मैं करवा रहा हूँ और कम समय में इस वीडियो को। लेकिन एक बार नहीं 2 से 3 बार जरूर देखें प्यारे साथियों। वह नगर जिसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है तो आप बताओगे ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है तो तब इस्तांबुल पश्चिम का द्वार। राजाओं की घाटी अवस्थित तो तब मिस्र में राजाओं की घाटी अवस्थित है। चलते हैं, वह जलडमरू मध्य जो एशिया के उत्तरी अमेरिका को अलग करता तो बेरिंग जल संधि आप याद करते हैं। लोम्बोक जलडमरू मध्य जिन 2 द्वीपों के मध्य स्थित तो बताओगे बाली एवं लोम्बोक के बीच स्थित है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है तो बताओगे पनामा नहर जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। डोबर जल संधि किसको जोड़ती है? इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर। देखिए डोबर जल संधि आपको याद रखना, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। वह जलडमरू मध्य जो सुरंग के द्वारा यूनाइटेड इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है तो स्ट्रेट डोबर जो है जोड़ती है। ये आप सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है तो बताओगे स्ट्रेट ऑफ डोबर हो जाएगा। पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जलडमरू मध्य सीमा है। फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी किसके बीच पाई जाती है? तो हार्मो जल संधि पाई जाती है। डेन्यूब नदी इस कौन सा शहर? तो बुडापेस्ट और वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड है। चलते हैं, श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर अवस्थित तो खार्तूम स्थित है। श्वेत नील और नीली नील नदियों के मिलन स्थल पर। मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कौन सा? तो रियो ग्रांडे नदी जो है सीमा बनाती है। प्यारे साथियों, अब यहाँ जलवायु के बारे में बात करें, विश्व भारत दोनों की बात करेंगे। यहाँ पर तीसरा चैप्टर आ गया, 2 चैप्टर बड़े बड़े कंप्लीट कर चुके हैं हम सब। चलते हैं, भारत में मानसून उत्पन्न करने वाली पहुँच की तो दक्षिणी पश्चिम पवनें क्या करती हैं? मानसून को उत्पन्न करती हैं। भारत की जलवायु का प्रभुत्व है तो मानसून का जो है भारत कहते हैं। और भारत की खेती भी मानसून का जुआ के नाम से जानी जाती है। भारत का वह राज्य जहाँ मानसून सबसे पहले आता तो केरल में आता है, लगभग 1 जून को कहा जाता है, हमेशा आता है। एक ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ढलाव पहाड़ी के स्थल, इसकी खेती अभिष्ट होती है, तो उसमें चाय की खेती होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा करने वाला राज्य कौन सा? तमिलनाडु में होता है। वह स्थान जहाँ पर सबसे कम वर्षा वार्षिक वर्षा होती है तो लेह में सबसे कम वर्षा, और सबसे अधिक वर्षा तो आप जानते हैं मासिन राम में होता है। नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ सबसे कम वर्षा होती तो लेह में सबसे कम वर्षा। वह क्षेत्र जहाँ औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती तो जम्मू कश्मीर में हो औसत 200 मिली। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। भारत का उत्तरी मैदान के शीत वर्षा होती तो विक्षोभ के द्वारा होती है। कलकत्ता में वायु प्रदूषण सर्वाधिक योगदान है लघु उद्योगों इकाइयों का है। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य कौन? तो बताओ केरल है। हरियाली योजना किससे संबंधित? तो जल प्रबंधन से संबंधित है। देखिए हरियाली योजना आप पेड़ों से बताओगे, लेकिन यहाँ पर जल प्रबंधन से है। नेक्स्ट, भारत का वह क्षेत्र जहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है, देखिए उत्तर पश्चिम एरिया में जो है
शुष्कता दशा संदर्भित है, निम्न आर्द्र से शुष्कता दशा संबंधित है। भारत में वर्षा का उच्चतम मात्रा वाला स्थान कौन सा? मासिनराम, अभी बात हो चुकी है। लौटती मानसून से वर्षा होती है तो कोरोमंडल तट पर लौटते मानसून से जो वर्षा होती है। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है, ला लीना प्रबल होता, जब ला लीना जो है ये प्रभाव है, मानसूनी प्रभाव, उस समय सबसे अधिक वर्षा होती है। वर्ष भर शुष्क रहता है, चिली जो है हमेशा जो है शुष्क रहता है, सूखा रहता है कह सकते हैं। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है तो आप बताओगे थार्नओट्स से कथन, ये बात किसने कहा था? थार्नओट ने कथन कहा था। वनस्पति जलवायु की सूचक है। अर्जेंटीना की खेती के लिए मुख्य तो बताओ पंपास का मैदान कहा जाता है अर्जेंटीना में। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन? तो आप बताओगे वर्खोयास रूस में है। वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं, तो एशिया में सभी प्रकार के कटिबंध पाए जाते हैं, ठंडी गर्मी हर तरह के। संसार के सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश और तो आप ऑस्ट्रेलिया बताओगे प्यारे साथियों। मरुस्थल प्रसारित किया 25 वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। चलते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा? तो अटाकामा मरुस्थल बताएंगे। और पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ तो बताओ आंध्र प्रदेश जो है सबसे ठंडा प्रदेश कह सकते, जहाँ पर नमी बनी होती है वो सबसे पृथ्वी पर सबसे अधिक स्थान है। अब जल देख लो 70%, तो आंध्र प्रदेश भी तो क्या सबसे अधिक होगा। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती, तो बोल्विया में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति जो वार्षिक प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है तो मानसून जलवायु कह सकते हैं। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं क्या हैं? तो गर्म, आर्द्र एवं दीर्घ का ग्रीष्मकालीन, तो गर्मी ज़्यादा होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा है। अब हम टाइम जोन भारत और विश्व सभी के बारे में बात करेंगे। टाइम जोन देखिए आप पूरा सिलेबस के अनुसार चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। लीप वर्ष या अधिवर्ष था तो बताओ कि वर्ष 2000 क्या था? लीप वर्ष 2000 हो गया। जो 400 से डिवाइड हो जाए वो क्या होते हैं? अधिवर्ष या लीप वर्ष का सामान्यतः लीप वर्ष कह सकते हैं। और शताब्दी कहा जाए तो 400 से डिवाइड हो, और वैसे लीप ईयर 4 से डिवाइड हो जाए। इसे 400 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा? शताब्दी लीप वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट, वह तिथि जब दोपहर में आपकी छाया छोटी बनती है तो 22 जून को जो है दोपहर में आपकी छाया छोटी बनती है। इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 22 सितंबर, ये दोनों याद करना। 6 महीना 1 दिन का अंतर जोड़ो। 21 मार्च याद करो, 6 महीना 1 दिन जोड़ दोगे तो आपको अगला पता चल जाएगा कि 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं, 23 सितंबर को बराबर होते हैं। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा दोपहर में सूर्य के उन्नतांत यानी 66 पॉइंट जो है 5 डिग्री सेल्सियस पे होता है। वह तिथि सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, सबसे इसी दिन योग दिवस मनाया जाता है और संगीत दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। दिन और रात कमोबेश समान होते हैं तो भूमध्य रेखा पर सदैव समान होते हैं। प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 22.82 से, यही से अपना टाइम जोन निर्धारित किया जाता है। प्रधान यामोत्तर है तो बताओगे 0 देशांतर को प्रधान यामोत्तर कहा जाता है। स्पेन का समय भिन्न होता है जीएमटी से। भारत में प्रमाणिक मध्याह्न कहलाता है तो 82.30 को प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। यदि भारत के मानक यामोत्तर का मध्याह्न चलते हैं नेक्स्ट देते हैं पैसा तो बने रहिए। यदि भारत में मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 दक्षिणी पूर्व देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा? 14:30। आप डिस्क्रिप्टिव वीडियो पढ़े हैं, इसको सबको जाके देख लीजिएगा। भारतीय मानक समय यामोत्तर का सबसे नजदीक स्थित शहर कौन सा? बताओ मिर्जापुर है। भारतीय मानक समय लिया जाता है किससे? तो इलाहाबाद के नैनी से। भारत का ग्रीनविच कहलाता है तो अब क्या बताओगे? उज्जैन कहा जाने वाला स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाए, यहाँ उज्जैन नहीं होगा, नैनी होगा प्यारे साथियों। नैनी, इलाहाबाद का नैनी जो है ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है। अब यहाँ पर जनसांख्यिकीय परिवर्तन और प्रवास के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत जल्दी सेशन खत्म होने वाला है। देखिए हम ऊपर देख रहा हूँ 11 पेज कर चुके हैं, 3 पेज और बाकी है, बस 14 पेज खत्म हो जाएंगे। 2011 की जनगणना और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे घटते क्रम बिहार में सबसे अधिक जनघनत्व, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, और वैसे केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में सबसे अधिक जनघनत्व होता है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण NHFS 5 का सम्मिलित नहीं करता तो HIV परीक्षण नहीं इसमें सम्मिलित किया गया है।
2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे जिसमें महिला साक्षरता की दर सबसे कम है, तो बताओगे राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। वह राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि द्वीपीय तथा क्षेत्रफल की दृष्टि तृतीय स्थान है, तो बताओ महाराष्ट्र जो है जनसंख्या की दृष्टि दूसरे स्थान पर, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार जो तीसरे स्थान पर है। ये आपको याद रखना है। आपको बता दूं जनसंख्या में वैसे क्षेत्रफल में दूसरा स्थान कौन सा, तो बताओ मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में दूसरा स्थान रखता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना वर्ष सबसे कम रहा, तो बताओ 1951 में जनगणना वृद्धि सबसे कम रही, जब वही देश आज़ाद हुआ कह सकते हैं। और प्यारे साथियों इसमें है कि 2011 के सबसे कम जनघनत्व, अच्छा जनघनत्व यानी कि कम जगह में जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो जनघनत्व कहा जाता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में राज्यों का वह राज्य जहाँ पर नगरीय जनसंख्या का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम नगरीय यानी कि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसमें लिंगानुपात क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात है 618। देखिए 618, 1000 पुरुष भी मात्र 618 महिलाएं ही हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण व शहरी शिशु लिंगानुपात न्यूनतम रहा, तो बताओगे हरियाणा में लिंगानुपात क्या है, न्यूनतम है। नेक्स्ट है, अब वैसे कहा जाए सब कुछ में टोटल यहाँ पर बस 800 कुछ है। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य, तो नागालैंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या यानी एससी की संख्या शून्य है। जनगणना वर्षों का वह वर्ष जिस पर भारत की जनांक इतिहास में महान विभाजक कहा गया, तो सन 2021 को महान, इसमें माइनस में चली गई थी जनसंख्या, इसलिए इसको महान विभाजक काल कहा गया था। चलते हैं नेक्स्ट 2011 की जनगणना के संबंधित आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला समुदाय कौन है, सबसे कम लिंगानुपात किसमें, तो बताओ सिख समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात होता है। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जहाँ लिंगानुपात 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो झारखंड का जो है राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अच्छा, वह जनगणना पर जब भारत का लिंगानुपात 1946 था, तो 1951 में भी था और 2011 में भी, और 2011 में कितना 912 है। चलते नहीं 2011 में 912 नहीं भाई, बस भारत में लिंगानुपात 1946 था, लेकिन यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है। 2011 में कितना था, तो अब बताओगे 943 था, ये आपको याद रखना है। चलते हैं, भारतीय संघ प्रदेश में वह लिंगानुपात 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है, तो पुदुचेरी में 1000 से ऊपर है, अब 1037 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। 2 पेज और बचे हैं, बस ध्यानपूर्वक उनको भी देखिए, खत्म होने वाले हैं। भारत का वह राज्य जहाँ पर स्त्री पुरुष का लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो बताओगे 1084 केरल में, और अभी केंद्र शासित प्रदेशों पुदुचेरी में 1037 था। चलते हैं, देखिए भी बात हो भी गई। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री का अनुपात कितना है, तो 1000 अनुपात 933 नहीं 943 है 2011 के जनगणना के अनुसार। ये देखो ये करेक्ट है, ये वाला ऊपर वाले ध्यान ना दीजिएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व का न्यूनतम रहा, तो अंडमान निकोबार द्वीप में क्या है, न्यूनतम रहा है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 20 वर्ष व उससे अधिक आयु के लोगों के प्रतिशत कितना है, तो 59.29% है। अब देखिए 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या दर की वृद्धि सर्वाधिक रही, तो बताओ बिहार में 25% सर्वाधिक वृद्धि हुई, बताइए इतना ज़्यादा। जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया, तो बताओ 1981 में जो सर्वाधिक बदलाव अंकित किया गया था। 2011 से 11 के मध्य वृद्धि नागालैंड में निगेटिव वृद्धि हो गई थी, नागों ने काट काट के खत्म कर दिया, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई आप बताओ भारत में, तो 17.7% जो है वृद्धि हुई थी, जबकि उत्तर प्रदेश में 20.22% वृद्धि हुई टोटल।
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 लक्ष्य के अनुसार स्थिर जनसंख्या ला देना है, तो 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना है, मतलब वृद्धि ना हो बहुत ज़्यादा। वर्ष 2011 के अनुमान में अनुसार विश्व का जनसंख्या भारत में रहता है 17.5%। पूरे विश्व की जनसंख्या भारत में ही निवास करता है, और जमीन मात्र 2.42% है। तो सोचिए 2.42% में से 17% जनसंख्या यहीं पर निवास करती है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? तो उत्तर प्रदेश है। और जनघनत्व तो सबसे कम किसका? तो अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग पर किलोमीटर ही रहते हैं यहाँ पर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा? तो वाराणसी। 2011 की गाजियाबाद। 2011 में क्या हो गया? गाजियाबाद हो गया। चलते 2001 में क्या था तो बताओगे? वाराणसी था, अब गाजियाबाद हो। भारत का जनसंख्या घनत्व निरंतर क्या है? बढ़ रहा है। भारत में जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जन्म दर को वर्ष 2010 तक कम किया जाना चाहिए था, तो 21 प्रति हजार तक। मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि कहाँ? तो बताओगे? झुग्गी झोपड़ी में सबसे ज़्यादा कहाँ? महाराष्ट्र में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.6% जो है उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। सोचिए उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है। सर उत्तर प्रदेश में जनपद में जहां महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो श्रावस्ती में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। भारत में साक्षरता की सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है, तो अब बताओ 1991 से 2001 के बीच। 2011 में देश का साक्षरता दर सबसे कम थी, तो बिहार में सबसे कम थी। संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता दर उच्चतम कहाँ पर? तो बताओ सबसे अधिक स्त्रियाँ कहाँ पढ़ी लिखी? तो लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। 2001 से 2011 में जनगणना के दौरान भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर में वृद्धि कहाँ पर? तो बिहार में वृद्धि दर्ज की गई थी। 1991 में जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में थी, जिसके बाद स्थान किसका है? तो बताओ केरल के बाद आप बताओगे मिजोरम का है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश उच्चतम महिला साक्षरता दर बताओ केरल में 2011 में भी। 2001 में जनगणना के अनुसार शिक्षा का प्रतिशत 63.38%। देखिए पुराना भी जनसंख्या पूछा गया, आप देखिए जूनियर असिस्टेंट में पूछा भी गया था। वर्तमान में 73 नहीं, अब 74 यहाँ पर लिखना, 73 की जगह 74 कर लें तो ज़्यादा करेक्ट है। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है, तो 7 वर्ष के ऊपर की जनसंख्या को जो है प्रभावी साक्षरता दर, ये 7 वर्ष 6 वर्ष आपको नहीं, कई लोग 6 वर्ष ही माने, 7 वर्ष के ऊपर को पढ़े लिखे को ही साक्षर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश प्रांतों साक्षरता दर अधिकतम कहाँ पर? तो लक्षद्वीप में है। वर्तमान में भी लक्षद्वीप है, पहले भी था। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जाति के उत्तर प्रदेश यूपी के जितने एग्जाम उसमें 2001 से यानी पुराने भी पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसमें पुराने डिस्कस। आप जूनियर असिस्टेंट देखे कई पेपरों में 2001 का भी पूछा गया है। पेपर जब टफ बनाना हो तो ऊट पटांग हरकतें करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बताओ लखीमपुर खीरी। और 2001 में कहा, और 2011 में क्या? सोनभद्र आपको बताना है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आप बताओ 8.2%। लेकिन अब 2011 में कितना? 8.6 पर। देखिए 2001 और 2011 दोनों पढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी हम 21 पढ़ने वाले, लेकिन 21 का रिपोर्ट तो अभी आया नहीं है। और जनगणना से क्वेश्चन कोई भी पेपर हो आता ही आता है। क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति के लोगों संख्या संख्या कहाँ पर अंकित? तो आप बताएं मध्य प्रदेश में सबसे अधिक SC हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा? तो बताओगे उत्तर प्रदेश है। जनगणना के अनुसार सकल प्रजनन दर TFR कितना? 2.4% है। जनगणना 2000 शिशु मृत्यु दर न्यूनतम कहाँ? तो केरल में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1972 में हुई थी, लेकिन दशकीय जनगणना किसके समय हुई? तो दशकीय आप बताओगे रिपन के समय हुई। भारत में बाल 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या का लिंगानुपात 1961 में कितना? निरंतर घट रहा है। लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात कब से घट रहा है? तो बताओ 1961 से घट रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। जनसंख्या मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन संबंधित है, तो जननांकी कहलाता है, डेमोग्राफी इसी को कहते हैं। 2011 की जनगणना को केंद्र शासित प्रदेश जहां पर ग्रामों की संख्या न्यूनतम है, दमन द्वीप में ग्राम की संख्या सबसे कम है। पर 2011 में जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात कहाँ पर? तो बताओ हिमाचल प्रदेश में है। 2011 में की भारतीय जनगणना
के लिए उपयोग की जाने वाली आदर्श वाक्य था आवर सेंसस आवर फ्यूचर था। 2011 में जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है तो आप बताओगे। पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 77.23% था। 2011 की बात हो रही, देखिए साथ साथ 2011 और 2001 आप देखिए कि 2001 तक का पूछा जा रहा है। अब सोचिए पेपर टफ बनाने का तरीका किस तरह खोज लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुरूप उत्तर प्रदेश के जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को संख्या अधिकतम कहाँ तो इलाहाबाद में है। वार्षिक अनुमान 2016 के अनुसार है और वैसे 2011 के अनुसार भी है। कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम है तो सबसे अधिक कहाँ प्रजनन करते हैं, मतलब बच्चे ज़्यादा पैदा तो बताओ बिहार में होते हैं। 2001 से 2011 में अवधि में उत्तर प्रदेश दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही तो बताओ 20.2%। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, 2.2% कहीं 2 मिलता है। उत्तर प्रदेश में वह जिला जिसमें उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें 2011 में जनगणना की साक्षरता दर सर्वाधिक रही तो गौतम बुद्ध नगर में 80.12% जो है साक्षर कर रहा है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के दृष्टि सबसे बड़ा जनपद कौन सा तो इलाहाबाद है। 1901 से 2000 की जनसंख्या 21.4% थी। 2001 से 2011 के दशक वृद्धि कितना तो आप बताओगे 17.6% जो है जनसंख्या होगी, जनसंख्या वृद्धि दर हो गई। ये एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। प्यारे साथियों बने रहें, आपको सेशन बहुत जल्दी इंड हो रहा है तो आप ऊबे नहीं, आप वीडियो बंद करके थोड़ा पानी वानी पी के फिर से देखें, लेकिन वीडियो पूरा देखें। ये नहीं छोड़ चलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। चलते हैं 2001 से 2011 के दशक के मध्य कुल भारतीय नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी तो 21.80% थी। 2011 की जनगणना वृद्धि के अनुसार वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक रहा तो बताओगे गोवा हो जाएगा। भारत में किसी अधिकतम नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया तो भौतिक विस्तार को स्वीकार नहीं किया गया है। नगरीय केंद्रों को वर्गीकृत संख्या कितनी तो बताओ 6 हैं। नगरीय गलियारे संबंधित तो बताओगे नगरीय परिवहन संकटों से नगरीय गलियारे। फिलिप एम हॉसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों को लोगों को देशांत गमन जाना जाता है जनसंख्या इम्प्लोजन के नाम से, यानी ग्रामीण से शहर में आना जनसंख्या इम्प्लोजन के नाम से जाना जाता है। भारत में मध्यम नगरीकरण का अवस्था को विशेषित काल कौन सा तो 1961 से सन 2001 को। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है तो बताओगे मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकृत की प्रक्रिया को विशेषीकृत किया जाता है तो लोक परंपरा के विकास से। भारत का वह राज्य जहां नगरीय जनघनत्व सर्वाधिक है बताओगे पश्चिम बंगाल में नगरीय जनघनत्व सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अनुसार कुल जनसंख्या नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत कितना तो 31.7% नगरीकृत जनसंख्या है 2011 के अनुसार। 2001 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का सही प्रतिशत कितना था तो 27.8, लेकिन अब 31.2 है, आप देख ही सकते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार प्रथम वर्ग के नगरों की योगदान कुल नगरीय कितना प्रतिशत है तो आप बताओगे 56.50% 2011 के अनुसार है जनसंख्या। नेक्स्ट, जनगणना दशक के अंतर्गत भारत में नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही तो बताओगे वर्ष 1971 से 81 में। भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर उच्चतम है तो बताओगे वर्ग ए के नगरों में सबसे अधिक है, उच्चतम है। स्थल अवरुद्ध राज्यों के 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक देखें तो स्थल अवरुद्ध मतलब हो तो जहां समुद्री सीमा नहीं मिलती है। वर्ष सन 1911 के अनुसार भारत में राज्यों के सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत कहाँ पर तो आप बताओगे। नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पर तो आप बताओगे हिमाचल प्रदेश सन 2011 के अनुसार। अधिकतम नगरीकृत राज्य कौन सा तो महाराष्ट्र जो अधिकतम नगरीकृत राज्य है। 2011 के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी थी 3892 नगर जनगणना नगर की संख्या थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है, बताओ गोवा में है। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत आप बताओगे 72.2%। और यदि कहा जाएगा कितने
2011 के अनुसार तो 68.8% हो जाएगा। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे कम अनुपात कहाँ पर था? हिमाचल प्रदेश में है। वर्ष 1991 में जनगणना के अनुसार प्रथम श्रेणी के नगरों की नगरीय जनसंख्या का अधिकतम और केंद्रीकृत पाया गया, तो बताओगे महाराष्ट्र में पाया गया। चलते हैं ऐसा, तो नेक्स्ट देखते हैं। देश की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में पाई जाती है, तो मतलब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अधिक 1/4 जनसंख्या केवल 2 ही प्रदेश में रहती है। बताओ 28 प्रदेश और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से पूरा यहीं पर पाई जाती है। नहीं, 28 और 8 प्रेजेंट है, मैंने 7 कह दिया था। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश प्रेजेंट में है। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा? तो हिमाचल प्रदेश सबसे कम नगरीकृत, मतलब सबसे अधिक गाँव है यहाँ पर। वर्ष 2011 की जनगणना के सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय युग्म का है, तो मुंबई दिल्ली में है। 1901 की जनगणना के अनुसार प्रथम 10 लाखी नगर कौन सा? तो कलकत्ता जो है प्रथम 10 लाख वाला नगर था, सबसे बड़ा नगर कह सकते 10 लाख का। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाखी नगरों की संख्या प्रेजेंट टाइम में 53 पूरे भारत में 53 नगर हैं जहाँ 10 लाख से जनसंख्या से अधिक है। 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख नगरों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख ही मिलियनरी 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो बताओ 7 है उत्तर प्रदेश में, केवल 7 है। भारतीय राज्य इसमें 10 लाख आबादी, तो बताओ उड़ीसा में। भारत का वह राज्य जहाँ पर नगरीय आबादी नहीं है, तो आप आपकी प्यारे साथियों क्या बताओगे? उड़ीसा में कोई भी नगरीय आबादी नहीं है। सबसे छोटा 10 लाखी नगर कौन सा? तो राजकोट क्या है, सबसे छोटा जो है 10 लाखी नगर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत जल्दी वीडियो खत्म होने वाला है। प्यार से तो 14 पे था, 14 पहुँच गया, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भारत में कुल नगरीय जनसंख्या 2011 के 10 लाखी नगर का प्रतिशत का योगदान है, तो लगभग 38% जो है पहले था 2001 के अनुसार, और 2011 के अनुसार 42% योगदान रखता है। गत 30 वर्षों में दिल्ली का सर्वाधिक प्रवासी आए उत्तर प्रदेश से आए, दिल्ली में सबसे अधिक। वह देश जहां मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो इंडोनेशिया में सबसे अधिक मुसलमान हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के जून 2019 के आकलन के अनुसार चीन की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी। कब? 2027 तक बात हो रही है। कुल क्षेत्रफल में कुल आबादी का 2014 के दोनों की दृष्टि से विश्व के 5वें स्थान पर कौन है? तो बताओ ब्राजील है। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा? तो श्रीलंका वृद्ध जनसंख्या वाला जो है सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा? तो बताओ श्रीलंका। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? तो नाइजीरिया है। एशिया के देशों के प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जाती, तो जापान में देखी गई है। जन्म के समय में जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है, तो बताओ जापान में जो है जन्म की अपेक्षा मृत्यु ज़्यादा लोगों की हो रही है। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह कौन सा? तो टोक्यो योकोहामा जो है नगरीय समूह है। विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला नगर को सेंट पीटर्सबर्ग है। सबसे अधिक जनसंख्या 10 लाख देशों की संख्या कहाँ पर? तो एशिया में 6 है। चलते हैं। मातृ मृत्यु दर उच्चतम कहाँ पर? तो आप बताओगे बांग्लादेश में सबसे अधिक मातृ, यानी कि बच्चा पैदा होते समय मृत्यु माँ की सबसे अधिक कहाँ पर? तो बांग्लादेश में हो जाती है। संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा? तो बताओगे चीन है जनसंख्या के हिसाब से। अब देखो हो सकता है कुछ दिन में भारत भी हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन मनाया जाता है जिस दिन जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। वह दिन कौन था? तो 11 जुलाई 1987 को पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 5 अरब, लगभग अब 8 अरब हो गई है। धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या का आरोही क्रम कौन सा? तो सबसे अधिक ईसाई, फिर मुस्लिम, फिर हिंदू। तीसरे नंबर पर हिंदू, चौथे नंबर पर बौद्ध आते हैं। 2015 विश्व संयुक्त राष्ट्र के 2015 के विश्व जनसंख्या सर्वेक्षण के अनुसार 2030 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 8.5 अरब हो जाएगी। अभी लगभग 8 अरब मानी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार 2050 तक विश्व जनसंख्या के नगरों के निवास करेगी। लगभग 68% जनसंख्या नगरों में निवास करेगी। विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है, तो वर्ष 2009 में बढ़ गई है, 9 में वृद्धि हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितना? 45 dB होना चाहिए।
आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का अधिकतम योगदान कहाँ, तो गुआना का है। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन, तो सिंगापुर सबसे अधिक जो है संसार में नगरीकृत देश है। सर्वाधिक नगरीकृत दक्षेण राष्ट्र कौन, तो पाकिस्तान जो है दक्षेण जो है दक्षिण एशियाई संगठन में सबसे ज़्यादा, तो पाकिस्तान आप बताएंगे। चलते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस आप क्या बताओगे, 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलते हैं, जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं, तो ग्रामीण शहरी जनसंख्या जो है जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। जनसंख्या की पिरामिड का वह समूह जो आश्रित आबादी के रूप में जानी जाती है, 0 से 14 वर्ष की आयु के जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है, वह देश जिसमें सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम अपनाएगा, तो भारत में जो है परिवार नियोजन सबसे पहले, लेकिन सफल यहीं पर नहीं हुआ। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा, तो कतर जो है। भारत में सर्वाधिक नगर जिसमें मलिन बस्तियां पाई जाती हैं, तो महाराष्ट्र में मलिन बस्तियां पाई जाती हैं। भारत में बीमारू राज्य सबसे घना आबादी राज्य कौन सा, तो बिहार सबसे घना आबादी है, मतलब सबसे अधिक जनघनत्व तो यहीं पर है। दक्षिण का सबसे बड़ा सबसे घना बसा देश कौन सा, तो बताओ बांग्लादेश है। देश वह देश जहाँ पर सबसे अधिक जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 75 जिले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर पाई जाती है, इटली में सबसे कम प्रजनन दर पाई जाती है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित। पूर्वी एशिया का सर्वाधिक घने बसी देश कौन सा, तो दक्षिण कोरिया है। अनुषंगी नगर यानी सैटेलाइट टाउन किसे, तो गाजियाबाद को सैटेलाइट टाउन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, खासी गारो बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती, तो बताओगे मेघालय। गारो खासी जयंतिया भी मेघालय में जनजातियाँ पाई जाती। 1900 से 2000 की जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही, यूरोप में रही। जनसंख्या वृद्धि के रूप में दीर्घ काल अवधि के घटित क्रम परिवर्तन कहते हैं, तो जनांकीय संक्रमण कहा गया है। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो 1952 में भारत में प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब विश्व, तो बताओगे 1881 में किसने, तो बताओ रिपन ने करवाया था। भारतीय नियोजन के इतिहास का जनक रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य कौन सा, 2005 से 2015 को रोजगार विहीन कहलाने योग्य कहलाया। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया है, तो स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए प्रक्रिया है। वह राज्य जिसमें मृत्यु की गणना शुरुआत की, तो कर्नाटक में मृत्यु की गणना शुरुआत किया गया था। भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 65 से 70 के मध्य है। प्यारे साथियों, ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। फिर आपको बता दूं, इसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन क्या आने वाला, नेक्स्ट सेशन संविधान का अपलोड होगा, और या तो मैं हिस्ट्री का और भी ऑनलाइन और ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो वो दोनों में से कोई एक अपलोड होगा, और पूरा एक ही वीडियो करवाऊँगा उसे। तो वीडियो में बने रहें प्यारे साथियों, आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। तो जय हिंद, जय भारत।